मेरा नाम कनिका है और मैं 45 साल की हूँ। मैं बहुत लंबे समय से विधवा हूँ। मेरे पति मेरे साथ सिर्फ 2 साल रहे। हाँ, सिर्फ 2 साल। तभी मैं अपने बेटे सूरज को लेकर अभी प्रेग्नेंट हुई ही थी कि मेरे पति गुजर गए। उसी वक्त से मैं अकेली हूँ, एक विधवा बनकर। फिर अपने बेटे के जन्म के बाद से मैंने उसे अकेले ही पाला, और वो भी ऐसा पाला कि कोई कमी न रहे। जरा रुकिए, अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और प्लीज कहानी को आखिर तक सुने ताकि आपको पता चले कि आगे क्या हुआ। तो हाँ, मैं बता रही थी कि मैं एक विधवा हूँ। करीब 17 साल से ज्यादा हो गए। जी हाँ, मैं 17 साल से ज्यादा वक्त से विधवा हूँ। जब से मेरे पति का देहांत हुआ तो मैंने फैसला किया कि मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ शांति से जीना चाहती थी और उसे अच्छी परवरिश देना चाहती थी। वैसे मुझे पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे माँ बाप से मुझे बहुत सारी संपत्ति मिली थी, क्योंकि तब मेरे माँ बाप दोनों ही गुजर चुके थे, और तब दूसरा मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था। तो मेरे माँ बाप का सारा संपत्ति मुझे ही मिला, जिससे मैंने अपने बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला। उसे सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया और हर साल उसे दूसरे शहर घुमाने ले गई। तब हम हर बार एक नई जगह, एक नए स्टेट में छुट्टियां मनाते थे, जिससे हमारी जिंदगी बहुत आजाद और मजेदार थी। तब हम जो चाहते वो करते और बहुत खुश रहते। उस वक्त तो मैंने खुद को भी पूरी तरह से भुला दिया था। तब मैं यह भी भूल गई थी कि मेरा भी हक है कि मैं शादी करूं, क्योंकि मैं अभी जवान थी। क्योंकि मेरे पति का देहांत हमारी शादी के ठीक 2 साल बाद ही हुआ था, तो उस वक्त मेरा बेटा सूरज कुछ महीनों का ही था। खैर, दिन बीतते गए और मैं अपने माँ बाप से मिली संपत्ति के ब्याज से जिंदगी गुजराती रही। तब भगवान का शुक्र था कि सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर बाद में मैंने एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू किया, जिसमें मैं और सूरज, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो साथ खड़े हुए। तब भगवान की कृपया से मेरा बेटा अब 19 साल का हो गया था, या कहें कि 20 का होने वाला था। अब वो एक जवान लड़का लगने लगा था। लेकिन तभी कुछ समय से मुझे एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रहा था। खासकर जब सूरज अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता, क्योंकि तब वो लगभग हर महीने अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं घूमने चला जाता था, माहौल बदलने के लिए। और तब मैं अकेली रह जाती अपनी बड़ी सी हवेली में। फिर मैं उस खालीपन को महसूस करने लगी। फिर उस खालीपन से बहुत परेशान हो गई, जिससे मुझे बहुत बोरियत और अकेलापन महसूस होने लगा। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं किसी अच्छे रिश्ते को हाँ कह दूं, क्योंकि तब भी मेरे पास अभी भी कई रिश्ते आते रहते थे। लेकिन तब मुझे थोड़ा सा डर था कि मेरा बेटा सूरज इस बात पर कैसा रिएक्ट करेगा। फिर भी जब वो घर आया तो मैंने हिम्मत जुटाई और उससे बात करने का फैसला किया। मैंने कहा, सूरज बेटा, तुमसे थोड़ी बात करनी है। इस पर वो बोला, हाँ माँ बिल्कुल, बोलो ना। तो मैंने कहा, देख बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, तू समझ सकता है। एक दिन तू शादी करेगा, फिर मुझसे दूर चला जाएगा, अपना घर बसाएगा। तब भले ही तू मेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्या तू इस बात से सहमत होगा कि मैं किसी अच्छे रिश्ते को हाँ कह दूं जो मेरे लिए आए हैं। यह सुनकर सूरज का चेहरा एकदम बदल गया। वो बहुत नाराज और दुखी हो गया। फिर उसने कहा, नहीं माँ, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हारी मर्जी। तब मुझे लगा कि मेरी बातों से वो बहुत परेशान हो गया है, क्योंकि वो सीधे अपने कमरे में चला गया। तभी मैं भी उसके पीछे गई तो देखी कि वो रो रहा था। तो मैंने उसे गले लगाया, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुझे तकलीफ हो। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी जो तुझे पसंद ना हो, क्योंकि मेरे लिए तू ही मेरी पूरी दुनिया है। फिर मैंने उससे थोड़ी देर बात की। तब उसने कहा, माँ प्लीज इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। सच कहूं तो तब सूरज को मुझ पर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि जब भी मैं कोई ऐसी वैसी बातें करती हूँ तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करता है, ठीक अपने पापा की तरह। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। खैर, मैंने उससे कहा, ठीक है मेरे लाल, मैं अब इस बारे में दोबारा नहीं सोचूंगी, बस हम दोनों साथ रहेंगे।
और मैं शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी, क्योंकि मेरे लिए तू ही सब कुछ है। तब हमने थोड़ी देर और बात किया और फिर उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ, तो मैंने कहा, चल बेटा, अब बाहर चलते हैं, कहीं अच्छा सा डिनर करते हैं ताकि तेरा मूड पूरा ठीक हो जाए। इस पर वो बोला, माँ, मैं वैसे भी अपने दोस्त अर्जुन के साथ बाहर जा रहा हूँ। वो अपनी माँ को भी साथ ला रहा है, क्योंकि उनकी भी हालत हमारी तरह ही है। वो भी विधवा हैं और अर्जुन उनका इकलौता बेटा है। इस पर मैंने कहा, बेटा चलो फिर हम सब साथ में बाहर चलते हैं, अच्छा सा वक्त बिताते हैं और एक मज़ेदार दिन साथ में गुजारते हैं। फिर हमने तैयार होकर बाहर जाने का फैसला किया। हालांकि मैंने अपने बेटे सूरज के दोस्त अर्जुन को पहले 4 से 5 बार देखा था, जब वो सूरज से मिलने मेरे घर कभी कभार आता था। वो भी मेरे बेटे सूरज के उम्र का ही था, लेकिन उसे देखकर लगता है कि वो उससे थोड़ा बड़ा है, क्योंकि वो जिम जाता था और खेल कूद में रुचि रखता था, जबकि मेरा बेटा सूरज इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पड़ता था। खैर, मैं अर्जुन की माँ, जिसका नाम विमला था, उससे पहली बार मिली। पहली बार में ही हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर हम लगभग हर दिन मिलने लगे। अब या तो वो हमारे घर आते या हम उनके घर जाते, क्योंकि अब हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। उधर मेरा बेटा सूरज का अर्जुन के अलावा और कोई दोस्त भी नहीं था, और इधर मेरा भी विमला के अलावा कोई खास दोस्त नहीं था। तो अब हम दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। अब हर त्योहार, हर खास मौके पर हम साथ होते, या तो वो हमारे घर आते या हम उनके घर जाते, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे और इज्जतदार थे। इसलिए उनके साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैं विमला से बात कर रही थी और तभी हमें एहसास हुआ कि हमारी जिंदगियां एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं। तब उसने बताया कि अर्जुन के पिता के गुजरने के बाद उसने भी दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि वो भी अपने बेटे के लिए जीना चाहती थी। हालांकि उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन भगवान की मर्जी, वो बड़ी होने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। फिर विमला ने अर्जुन को बहुत अच्छे से पाला और उसे बहुत अच्छी परवरिश दी। इस बातचीत के बाद मैं अपनी नई दोस्त विमला और उसके बेटे अर्जुन के साथ और भी घुल मिल गई। अब हम लोग अक्सर साथ में बाहर जाते, कभी उनके घर तो कभी हमारे घर, कभी होटल तो कभी सिनेमा। फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे को अपना परिवार समझने लगे। लेकिन इसी दौरान मैंने एक चीज नोटिस की। अर्जुन, मेरा बेटा सूरज का दोस्त, जब भी हम सब साथ होते तो वो बार बार मेरी तरफ ही देखता था। तब वो मेरे तरबूज और अनार को ऐसे घूरता जैसे मैं कहीं जा रही हूँ या आ रही हूँ। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी ये सब अच्छा लगने लगा, जिससे मैं खुश होने लगी। हालांकि मैंने कभी अपने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन जो बात मुझे अजीब लगी वो ये थी कि सूरज भी उसी तरह की नजरों से विमला को देखने लगा था। वो भी विमला के तरबूज और अनार को घूरता था, जिससे मेरे दिमाग में एक अजीब सा सीन क्रिएट हो गया। मैंने सोचा, क्या हो अगर मैं अर्जुन के साथ और सूरज विमला के साथ? तब ये एक पागलपन भरा ख्याल था, बिल्कुल पागलपन। लेकिन मैंने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि तब मैं पहले ये समझना चाहती थी कि आखिर माजरा क्या है। फिर कुछ दिन बाद मेरा बेटा सूरज ने मुझसे पूछा, माँ, क्या तुम अभी भी शादी के बारे में सोच रही हो? इस पर मैंने कहा, नहीं बेटा, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं इस बारे में दोबारा नहीं सोचूंगी। लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं एक औरत हूँ और अभी जवान भी हूँ, और ये स्वाभाविक है कि एक दिन तू भी शादी करेगा, अपनी बीबी के साथ अलग रहेगा, तब मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। तब मैं उससे यह सब बातें कर रही थी ताकि मैं उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। तभी मुझे वो क्रिएट हुआ सीन याद आया जब हम सब साथ में बैठे थे। तो मैंने हिम्मत जुटाई और सूरज से कहा, बेटा एक सच बताऊं? तो उसने कहा, हाँ माँ बोलो ना। तब मैंने कहा, बेटा उस दिन जब हम सब साथ में डिनर कर रहे थे, तब मैंने देखा कि तुम विमला जी के तरबूज और अनार को कैसे देख रहे थे। यह सुनते ही सूरज ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, सच में मुझे वो बहुत अच्छे लग रहे थे। तब मेरा मन कर रहा था कि मैं भी वो फल खा लूं। तब सूरज की मुंह से ये बात मेरे लिए बहुत अजीब थी, क्योंकि एक माँ और बेटे का ऐसे बात करना आसान नहीं होता। लेकिन तभी हम दोनों हंसने लगे
फिर माहौल हल्का हो गया और इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। फिर 1 हफ्ते बाद सूरज ने मुझसे कहा, माँ, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम मना नहीं करोगी, क्योंकि इससे हम सब बहुत खुश रहेंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। इस पर मैंने कहा, हाँ बेटा, ज़रूर, बोल, क्या बात है? तो वो बोला, क्या हम अर्जुन और उसकी माँ के घर सैर करने चले और वहीं पर एक छोटी सी पार्टी करें, साथ में मज़े भी करेंगे और हर कोई वो फल खाए जो उसे पसंद है। तब मैं सूरज की बातों से समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन तब मैंने जानबूझकर कहा, मुझे और समझा, मैं कुछ समझी नहीं। तब सूरज ने साफ साफ कहा, माँ, मैं विमला जी के तरबूज और अनार खाना चाहता हूँ, और माँ, मुझे लगता है कि अर्जुन भी तुम्हारे तरबूज और अनार को बहुत ध्यान से देखता है, वो भी इन्हें खाना चाहता है। तो क्यों ना हम सब मिलकर एक पार्टी करें, साथ में मज़े करें और सब खुश रहें। तब सूरज की बातों पर मैंने ऐसा दिखाया जैसे कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी हो। फिर मैंने सोचा, ये क्या बात कर रहा है, ऐसी बातें कैसे कर सकता है मेरा बेटा? लेकिन फिर ना जाने क्यों मैंने अपने बेटे की बात पर हामी भर दी। मैंने कहा, ठीक है बेटा, मैं तैयार हूँ, हम सब खुश रहेंगे, इसमें वो लोग भी खुश होंगे। वैसे भी हम तो अब एक परिवार की तरह तो हैं ही, तो इसमें डरने या चिंता करने की कोई बात नहीं है। तब मेरी हाँ सुनते ही सूरज ने इस पार्टी की तैयारी शुरू कर दिया। उसने अर्जुन और विमला को बार बार घर बुलाना शुरू किया। हालांकि तब वो लोग अभी तक इस बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि सूरज और अर्जुन पहले से सब कुछ प्लान कर चुके थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। तभी मैंने देखा कि अर्जुन मुझे अब और भी ज्यादा घूरने लगा था और सूरज भी विमला को। तब मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करूं। तब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब शुरू कैसे होगा। फिर एक दिन जब वो लोग हमारे घर आए, मैं कुछ लेने के लिए अपने कमरे में गई। तभी सूरज और अर्जुन मेरे पीछे आ गए। आते ही सूरज ने अर्जुन को कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। तब मैं समझ गई कि ये तो शुरुआत है, फिर सब कुछ साफ हो गया। तब अर्जुन ने मेरे साथ कुछ ज्यादा ही नजदीकी दिखानी शुरू कर दिया। तब हम दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए जैसे अभी अभी पैदा हुए हों। तब उसने मेरे तरबूज और अनार को बड़े प्यार से खाना शुरू किया। तब मुझे यह भी पता था कि सूरज दूसरे कमरे में विमला के साथ है। तब करीब 1 घंटे तक हम ऐसे ही अलग अलग कमरे में रहे। फिर मैंने अर्जुन से कहा, नहीं, ऐसे मैं खुश नहीं हूँ, चलो उनके पास चलते हैं। फिर हम सब एक साथ एक ही कमरे में आ गए। तब मैं बहुत खुश थी। अब अर्जुन मेरे तरबूज और अनार को बड़े मजे से खा रहा था, जैसे वो बहुत भूखा हो। उधर सूरज भी विमला के तरबूज और अनार को खा रहा था और बहुत खुश था। हालांकि तब हमने ऐसा कुछ नहीं किया, जैसे मैं सूरज के साथ और विमला अर्जुन के साथ नहीं गई। तब पूरे समय तक मैं अर्जुन के साथ ही रही और विमला सूरज के साथ। तब हमने बहुत ही मजा लिया और बहुत खुश थे, क्योंकि वो रात हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। उस रात हम चारों ने सुबह तक साथ में वक्त बिताया। तब हमने ऐसे पल जिए जो हमने पहले कभी नहीं जिए थे। उस रात के बाद वो लोग अब हमारे घर आकर रहने लगे। इसके बाद हमने तय किया कि 1 हफ्ता हम उनके रहेंगे और फिर वो 1 हफ्ते हमारे घर पर रहेंगे, जैसे हम एक ही परिवार हों। फिर हम सब एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहने लगे जैसे शादीशुदा हों। और मेरी जिंदगी में फिर से एक रोमांस और खूबसूरती आ गई, जिसने मुझ में उन सारी चीज़ों की भरपाई कर दी जिनसे मैं सालों से वंचित थी। अब मैं बहुत खुश थी, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। हुआ यूं कि मैं और अर्जुन एक बार इतने खो गए कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। अब मैं समझ नहीं पा रही कि क्या करूं। तब मैंने इस मुसीबत से निकलने का हर रास्ता सोचा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। ना सोच पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ। इसलिए प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में सलाह दें कि मैं इस परेशानी से कैसे बाहर निकलूं। मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें,
ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। जब करण स्नेहा दीदी से उसके कमरे में बात कर रहा था, तब मैं खिड़की के वेंटिलेटर से छुपकर उन्हें देख रहा था। फिर मैंने अपने मोबाइल के कैमरे से उनकी कुछ तस्वीरें खींच लीं। करण, जो हमारे पड़ोस में रहने वाला एक चित्रकार लड़का है, वह मेरी बड़ी बहन स्नेहा दीदी से छुप छुप के बात करता रहता था। ये मुझे पता चल गया था, इसलिए फोटो खींचते समय मैंने पूरी सावधानी बरती थी, जैसे मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखना और कैमरे की आवाज बंद करना। तब मेरे पास अच्छी क्वालिटी का कैमरा वाला मोबाइल फोन नहीं था, इसीलिए मैंने अपने दोस्त का मोबाइल लिया था। फिर मैंने वे सारे फोटो अपने लैपटॉप में डालकर और दोस्त के मोबाइल से डिलीट करके उसे वापस कर दिया। इसके बाद मैंने फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एडिट करके थोड़ी उनकी ब्राइटनेस बढ़ा दिया, ताकि स्नेहा दीदी और करण का चेहरा साफ साफ दिखे। फिर मैंने उन तस्वीरों को कलर प्रिंटर से प्रिंट कर लिया। अब मुझे सही मौके का इंतजार था, ताकि मैं ये फोटो स्नेहा दीदी को दिखाकर उन्हें डराकर उनसे बात करने के लिए मजबूर कर सकूं। मैं ऐसी स्थिति का इंतजार कर रहा था जब करण शहर में ना हो और स्नेहा दीदी घर में अकेली हो। तब मुझे डर था कि अगर स्नेहा दीदी को पहले ही पता चल गया कि मुझे उनकी और करण की सच्चाई पता चल गई है, तो वह करण को बता देगी और वे मुझसे फोटो डिलीट करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं हर वो कोशिश करता रहा जिससे उनको पता ना चले कि मुझे उनके बारे में सब कुछ पता चल गया है। फिर करीब 2 महीने बाद मुझे वो मौका मिला। तब करण 1 हफ्ते के लिए गांव गया हुआ था और स्नेहा दीदी घर पर अकेली थी। उस समय मेरी माँ को भी कुछ दिनों के लिए गांव जाना पड़ा था और पिताजी भी अपने काम से बाहर गए हुए थे। अब मुझे स्नेहा दीदी के साथ अकेले रहने का सही मौका मिल गया था, इसलिए मैंने तुरंत अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। मैंने स्नेहा दीदी की फोटो को एक लिफाफे में डालकर उस पर उनके पति का नाम लिखा और ऐसे दिखाया जैसे यह डाक से आया हो। उस दिन जब मैं कॉलेज से घर आया तो लिफाफा हाथ में लेकर अंदर गया और रसोई में जाकर स्नेहा दीदी को आवाज दिया। वह अपने कमरे से आई, तब वह गुलाबी गाउन पहनी हुई थी। उसे देखकर मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाया और लिफाफा उसके हाथ में देते हुए कहा, दीदी, ये बाहर पड़ा था, शायद डाक से आया है। स्नेहा दीदी ने हैरानी से लिफाफा लिया और उसे देखने लगी। तब मैं कुर्सी पर बैठकर बोला, देखो ना दीदी, किसका होगा? उसने कहा, मुझे नहीं पता, ससुराल से तो ऐसा कुछ नहीं आता। फिर उसने लिफाफा खोला और अंदर रखे फोटो देखे। पहला फोटो देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और चेहरा सफेद पड़ गया। वह चौंक गई और डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। तब मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ दीदी, सब ठीक है? जब मैंने धीरे से पूछा तो दीदी चौंक गई और धीरे से उदास होकर बोली, हाँ। फिर बोली, शायद यह उनके लिए आया है, मैं इसे रख देती हूँ। ऐसा कहकर वह जल्दी से अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली। तब मैं सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। दीदी ने फोटो देख लिए थे, अब उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? मेरे मन में ऐसे कई सवाल घूम रहे थे। आखिरकार फोटो उसके पास पहुंच गए थे और अब जो होना था वह हो चुका था। स्नेहा दीदी को बहुत बड़ा झटका लगा था, यह उसके चेहरे से साफ दिख रहा था। शायद वह अपनी भावनाएं मुझसे छिपाने के लिए अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन मैं अपनी योजना के तहत आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। अब मुझे अपने मकसद को पूरा करना था। हालांकि मैं टेंशन में था और आगे क्या होगा इसको लेकर उत्सुक था। फिर भी मैंने आराम से खाना खाया और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। फिर मैंने सोचा कि स्नेहा दीदी को कुछ समय देना जरूरी है ताकि वह खुद को संभाल सके। इसलिए अगले 2 घंटे तक मैं यही सोचता रहा कि आगे क्या करना है। फिर मैं उठा और स्नेहा दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दिया। तभी अंदर से आवाज आई, क्या है? मैंने कहा, दरवाजा खोलो ना। इस पर दीदी ने पूछा, क्यों? मैंने कहा, मुझे कुछ बात करनी है। तब दीदी ने थोड़ी झुंझलाहट से कहा, अभी मुझे परेशान मत करो, मैं आराम कर रही हूँ। फिर तुरंत ही मैंने कहा, बस 1 मिनट के लिए खोलो। तब दीदी शायद सोच में पड़ गई थी और 1 मिनट तक कुछ नहीं बोली। फिर उसने कहा, ठीक है, 2 मिनट रुको। फिर उसने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर जाने दिया। तब वह बिस्तर पर बैठ गई और थके हुए अंदाज में बोली, जल्दी बोलो, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे सोना है। मैंने चिंता जताते हुए पूछा, दीदी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं ठीक हूँ, जल्दी बताओ क्या कहना है, उसने चिढ़ते हुए कहा। मैंने कहा,
मेरे मोबाइल में कुछ फोटो हैं जो तुम्हें दिखाने हैं। ये सुनते ही दीदी चौकन्नी हो गई और सतर्क होकर बोली, कैसे फोटो और मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, अरे पहले देख तो लो, तुम्हें पसंद आएंगे। उसने रूखे अंदाज में कहा, मुझे कुछ नहीं देखना, तुम यहाँ से जाओ। तब मैंने गंभीरता से कहा, अगर नहीं देखोगी तो पछताओगी। अब दीदी उलझन में पड़ गई और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा ठीक है, दिखाओ जल्दी। तब मैं उत्साहित था, लेकिन थोड़ा नर्वस भी था। मैं उसके पास गया, मोबाइल निकाला और गैलरी ओपन किया। तब स्नेहा दीदी ध्यान से स्क्रीन की ओर देख रही थी। पहला फोटो देखते ही उसने राहत की सांस ली, क्योंकि वह फोटो माँ का था जो किचन में काम कर रही थी। फिर उसने मोबाइल हाथ में ले लिया। तब मैंने कहा, आगे के फोटो देखो, बहुत अच्छे हैं। फिर दीदी ने मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल किया और आगे के फोटो देखने लगी। तब मैं उसके पास ही खड़ा होकर एक नज़र स्क्रीन पर और एक नज़र उस पर रखा हुआ था। मोबाइल में आगे माँ और पापा के कुछ सामान्य पारिवारिक फोटो थे। फिर स्नेहा दीदी और करण के भी कुछ नॉर्मल फोटो थे। आगे की जैसे ही दीदी ने फोटो देखी, उसकी टेंशन दूर हो गई और वह उत्साह से फोटो देखने लगी। फिर अगला फोटो सिर्फ स्नेहा दीदी का था, जिसमें वह एक सुंदर साड़ी में थी। वह फोटो देखकर उसने मुझसे पूछा, ये फोटो तुमने कब लिया? तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आगे के फोटो देखोगी तो खुद पता चल जाएगा। फिर दीदी ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और फिर हंसकर आगे के फोटो देखने लगी। जैसे ही उसने अगला फोटो देखा, जिसमें उसकी कमर के ऊपर का हिस्सा था, जिसे देख उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह घबराकर मेरी तरफ देखने लगी। तब मैंने इशारे से उसे अगले फोटो पर जाने के लिए कहा। अब अगला फोटो देखकर उसकी चिंता सही निकली, क्योंकि उस फोटो में वह और करण के साथ खड़ी थी। वो फोटो देखते ही गुस्से में मेरे पास आकर उसने कहा, नालायक, तूने ये फोटो कहाँ से लिया? तभी मैं अपना मोबाइल उसके हाथ से छीन लिया। तब उसने मेरा मोबाइल छीनने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने झटपट उसे अपने पैंट की जेब में डाल लिया। तब वह गुस्से में चिल्लाई, बेशर्म, ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिले? जल्दी बता। तब मैंने शांति से कहा, मैंने खुद लिए हैं। ये सुनकर वह चौंक कर बोली, कब, कहाँ, कैसे? तब उसे भी यह समझ आ रहा था कि उसके सवाल बेकार हैं, लेकिन फिर भी वह पूछ रही थी। खैर, मैंने शांत स्वर में उसे बताया कि मुझे उसके और करण के बारे में सब पता है और ये फोटो मैंने स्टोर रूम के वेंटिलेटर से खींचे हैं। ये सुनकर दीदी को समझ नहीं आया कि क्या करे और फिर वह रोने लगी। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा जीवन खत्म हो गया। वह बड़बड़ाते हुए बिस्तर पर गिर गई और तकिए में मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। तब मैं चुपचाप बेड के किनारे बैठा रहा और उसे देखता रहा। वह वहीं पड़ी पड़ी सुसक रही थी और रोते हुए उसके शरीर में हल्की हलचल हो रही थी। तब गुलाबी गाउन उसके शरीर से पूरा चिपका हुआ था, जिससे उसका शरीर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद जब उसका रोना थोड़ा कम हुआ, तब भी वह बेड पर ही पड़ी रही। फिर मैंने उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, दीदी, अब बस करो, उठो। लेकिन वह रोती रही। कुछ देर बाद शायद उसने सोचा कि और कुछ कर भी नहीं सकती, इसलिए चुपचाप पड़ी रही। तब मैंने फिर से कहा, दीदी, मैं ये फोटो किसी को नहीं दिखाऊंगा, मुझ पर भरोसा करो। यह सुनकर दीदी ने धीरे धीरे सिर उठाया और मेरी ओर देखा, लेकिन अब भी वह बिस्तर पर उल्टी ही लेटी हुई थी, लेकिन थोड़ा ऊपर होकर उसने मुझे घूरा। तब उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। तब मैं एक पल के लिए उसकी ओर देखता ही रहा। जब उसे एहसास हुआ कि मैं उसे इतनी नज़दीक से देख रहा हूँ, तो उसने तुरंत अपने शरीर को सीधा किया और मेरी ओर घूरते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कहा, तुम जैसी हो वैसी ही देख रहा हूँ। उसने गुस्से में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा, जिस तरह से तुम करण के साथ बात करती हो उसी के बारे में कह रहा हूँ। तब दीदी ने नाराज होकर कहा, तुम मुझसे ऐसे गंदे शब्द कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हारी दीदी हूँ। तब थोड़ा मैंने शांत लहजे में कहा, क्या ये शब्द गलत हैं? उसने झुंझलाकर कहा, करण के साथ जो बातें होती हैं वो अलग हैं, लेकिन तुम मेरे भाई हो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तब मैंने उसे डांटते हुए कहा, जब करण के साथ थी तब तुम्हारा आत्मसम्मान कहाँ चला गया था? इस पर उसने गुस्से से जवाब दिया, उसने मुझे मजबूर किया था। आगे स्नेहा दीदी ने धीरे से कहा, देखो राहुल, पहली बार मजबूरी में हुआ था, लेकिन बाद में मैं खुद ही उसके साथ रहने लगी। प्लीज़ राहुल, अब ये सब बंद करो। तब मैंने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है,
नहीं बोलता, लेकिन ये फोटो अब मैं पुराने ईमेल पर भेज देता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो इन्हें प्रिंट करके पोस्ट से भेज दूंगा। ये सुनकर दीदी ने सिर झुका लिया और फिर से रोने लगी। उसे इस हालत में देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि उसे यूं ही छोड़ देना चाहिए या उसे पूरी तरह अपने वश में कर लेना चाहिए। फिर कुछ देर रोने के बाद उसने सिर उठाया और आंसू भरी आंखों से मुझसे बोली, राहुल, मैं तेरी बहन हूं, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तब मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, ये सब सोचने की जरूरत तुझे करण के साथ रहने से पहले करनी चाहिए थी। दीदी सुबकते हुए बोली, पहली बार मजबूरी में हुआ था, तब मैं असहाय थी। तब मैंने सीधा सवाल किया, लेकिन बाद में तो तू अपनी मर्जी से उसके साथ थी, अब इसमें मैं क्या करूं? तब दीदी ने सफाई देते हुए कहा, राहुल, तेरे जीजू विदेश में रहते हैं, मेरा भी कुछ जीवन है, कुछ सपने हैं, ऐसा क्यों कर रहा है? तभी मैंने कहा, वाह दीदी वाह, तो इसका मतलब ये कि तुम किसी के भी साथ रहोगी? इस पर स्नेहा दीदी ने अपनी वही सफाई दी कि उसने मुझ पर दबाव डाला था, तो क्या हुआ अगर कल मैं भी कुछ ऐसा करूं तो? मैंने तीखा सवाल किया। तब स्नेहा दीदी गुस्से से बोली, राहुल, तू बहुत गंदी बातें कर रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। तब मैंने कहा, जो सच है वही कह रहा हूं दीदी। इस पर स्नेहा दीदी बोली, भाई ऐसा नहीं करते। तब मैंने जिद करते हुए कहा, भाई बहन जैसी बात तो तुझ में रही ही नहीं, अगर रहती तो तुम ऐसा नहीं करती, बल्कि जब उसने जबरदस्ती किया तब तुझे मुझे सब बताना चाहिए था। इस पर दीदी ने रोते हुए कहा, भाई मैं मर जाऊंगी। मैंने दृढ़ता से कहा, दीदी इससे कुछ नहीं बदलेगा, सच सामने आएगा ही। फिर रोते हुए स्नेहा दीदी ने कहा, तू मुझसे बदला ले रहा है इसलिए ये सब किया? तब मैंने कहा, समझ लो ऐसा ही है, बहन हो तो क्या, जब तुम किसी और के साथ रह सकती हो तो मुझे क्यों रोकती हो? अब दीदी और ज्यादा रोने लगी। उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और जोर जोर से सिसकने लगी, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने मकसद से पीछे हटने वाला नहीं था। करीब 20 मिनट बाद दीदी ने रोना धोना बंद किया और मेरी तरफ देखती हुई बोली, तू वाकई मुझसे वो चीज मांग रहा है जो पैसों से भी कीमती है? मैंने कहा, हाँ दीदी, अगर तुम चाहती हो कि मैं ये फोटो किसी को न दिखाऊं तो तुम्हें मुझे देने ही होंगे। लेकिन राहुल, तू मेरा भाई है, भगवान, ये मैं क्या कर रही हूं? दीदी ने खुद से बड़बड़ाया और फिर रोने लगी। तभी मैंने शांत स्वर में कहा, दीदी, यह सब तेरे ही कर्मों का फल है। अब अगर तुम चाहती हो कि यह बात किसी को न पता चले तो तुम्हें पैसे देने होंगे। फिर स्नेहा दीदी ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ठीक है, मैं दूंगी, लेकिन राहुल, ये गलत है। इस पर मैंने अपना फैसला सुनाया, दीदी तू जैसी है वैसी ही रहेगी। बस करण के साथ तुझे देखकर मुझे गुस्सा आता था, लेकिन अब मैं जो चाहता हूं वही होगा, मैंने फैसला कर लिया है। तब स्नेहा दीदी ने समझाने वाले लहजे में कहा, राहुल, जवान होने पर कुछ ख्याल आना ठीक है, लेकिन असल में ऐसा करना गलत है। इस पर मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, दीदी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब तुम्हारी मर्जी के खिलाफ था, लेकिन अब तो नहीं है। इस पर दीदी ने गुस्से से कहा, भाई हो तुम मेरे, कैसे कह सकते हो ऐसे तुम? तब मैंने थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, जैसे तुमने करण के साथ किया, पहले तुमने मना किया, फिर खुद ही मान गई, तो इसका मतलब तुम्हें सब पहले से पता था? स्नेहा दीदी बोली। हालांकि स्नेहा दीदी अब थोड़ी संभल चुकी थी और वह थोड़ी रुक रुक कर बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने हकीकत को कबूल कर लिया है, इसलिए मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मुझे सब कुछ पता था शुरू से ही। मतलब तुम शुरू से ही मुझ पर नजर रख रहे थे? दीदी ने संदेह से पूछा। मैंने जवाब दिया, समझ लो कुछ ऐसा ही, और ये फोटो मेरे पास एक सबूत के तौर पर रहेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इन्हें तुम्हें दे दूंगा तो तुम ऐसा भ्रम में मत रहना। इस पर स्नेहा दीदी ने घबराते हुए कहा, प्लीज राहुल, इमेज को जीजू के पास मत भेजना। तो फिर तैयार हो ना? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। तब उसने हार मानते हुए कहा, क्या मेरे पास और कोई रास्ता बचा है? इस पर मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हें तैयार होना ही पड़ेगा। फिर मैंने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। तभी स्नेहा दीदी ने मेरे हाथ की ओर देखा और फिर मेरी ओर नजरें उठाईं। अब हम दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। मैंने देखा उसकी आंखें रोने से लाल हो चुकी थीं और चेहरा सूजा हुआ था।
लेकिन वह मुझे हमेशा की तरह ही अट्रैक्टिव लग रही थी। फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद दीदी ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, राहुल, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, मुझे इसकी आदत नहीं है। मेरा मन अभी इसके लिए तैयार नहीं है। मुझे थोड़ा सा समय दे दो। अभी मैं आराम करना चाहती हूँ, बहुत थक गई हूँ। अब दीदी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। फिर सोचा, आखिर उसने हाँ तो कह ही दिया है। अगर उसे थोड़ी देर आराम करने दिया जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा। इससे वह मानसिक रूप से तैयार भी हो जाएगी और शायद बाद में कोई दिक्कत न करे। तब मैंने मन ही मन सोचा कि उसे अब आराम करने देना चाहिए। इसलिए मैंने कहा, ठीक है दीदी, तुम आराम कर लो, मैं 2 घंटे में वापस आता हूँ, लेकिन तब कोई बहाना मत बनाना। फिर दीदी ने करवट लेकर मुंह उधर कर लिया और तकिए में मुंह छुपा लिया। तब उसे इस तरह देखने पर मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं बाहर आया, खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो गया था। मेरी सारी मेहनत सफल रही थी। तभी अचानक कमरे से दीदी की आवाज आई, राहुल, रुकना। तब मैंने दरवाजे से मुड़कर पूछा, क्या हुआ दीदी? उसने कहा, राहुल, इन फोटो का क्या करेगा तू? मैंने हंसते हुए कहा, पहले सब ठीक से होने दो, फिर मैं खुद अपने मोबाइल से डिलीट कर दूंगा। लेकिन कोई देख लेगा तो? उसने कहा। मैंने कहा, कोई नहीं देखेगा, मैंने बहुत अच्छी तरह से छुपा रखा है, तुम चिंता मत करो। तब उसे यह भरोसा दिलाकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मुझे महसूस हुआ कि मैंने जो चाहा था वह अब पूरा होने वाला है। फिर खुशी से उछलते हुए मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि स्नेहा दीदी को कैसे हैंडल करना है। वो मुझसे क्या क्या कहेगी, कैसे करेगी, मैं नर्वस तो नहीं हो जाऊंगा। ये सब सोचते सोचते मैं कल्पनाओं में खो गया। लगभग 1.5 घंटे बाद मैं उठा, फिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम गया और वापस आकर अपने कपड़े बदला। फिर मैंने आरामदायक टी-शर्ट और बरमुडा शॉर्ट्स पहन लिया ताकि खुद को सहज महसूस कर सकूं। फिर मैं स्नेहा दीदी के कमरे की ओर बढ़ा। तब दरवाज़ा बंद था। मैंने हल्का धक्का दिया और दरवाज़ा खोल दिया। फिर अंदर जाते ही जो देखा, उसे देखकर मैं हैरान रह गया। स्नेहा दीदी अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो सच में सोई नहीं थीं, बस आंखें बंद करके यूं ही पड़ी थीं। मुझे लगा था कि शायद वो सो गई होगी, लेकिन नहीं, वो पूरी तरह तैयार होकर मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह लेटी मिलेगी। मुझे लगा था कि शायद वो सोचते सोचते सो गई होगी, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही था। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी, लेकिन फिर भी वो शांत दिख रही थी। तब मैं धीरे धीरे उसके पास गया। मेरी आहट से उसने हल्के से आंखें खोली और मुझे देखा। तब मैंने हल्की मुस्कान दिया, लेकिन उसने फिर से आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों में हल्का गुस्सा था, शायद शर्म भी। आखिर भाई के सामने इस तरह लेटना उसके लिए भी असहज था, भले ही वो खुद ही इसके लिए तैयार हुई हो। अब मैं उसके बिल्कुल करीब था। मैंने हल्के स्वर में कहा, स्नेहा दीदी। इस पर उसने आंखें तो नहीं खोली, मगर धीमे से बोली, क्या है? तब मैंने पूछा, तुम ऐसे आंखें बंद करके क्यों पड़ी हो? दीदी बोली, तो क्या करूं? तुम्हें मुझसे बात करनी है ना? मैंने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारी आंखें बंद होंगी तो कैसे बात करूंगा? दीदी बोली, तो क्या तुम मेरी आंखों से ही बात करोगे? मैंने कहा, नहीं, लेकिन मैं आगे कुछ कहता, इससे पहले ही दीदी बोल पड़ी, देखो राहुल, समय मत गवाऊं, इसलिए तो मैं यहाँ पहले से तैयार होकर पड़ी हूँ। इस पर मैंने हिचकिचाते हुए कहा, दीदी, ये सब ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हें नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे अब सब समझ में आ गया है। लेकिन दीदी, सच कहूँ तो ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। दीदी बोली, तो क्या करूं? अब जो हो गया उसे टाल तो नहीं सकते। तभी मैंने उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या अब तुम तैयार हो? उसने कहा, नहीं, लेकिन क्या मेरे पास और कोई रास्ता है? नहीं ना, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस सिचुएशन से कुछ सीख लो। लेकिन याद रखना, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा महसूस नहीं कर सकती। इस पर मैंने कहा, पहले भी तो तुमने ऐसा ही कहा था, लेकिन बाद में तुमने खुद स्वीकार किया ना। इस पर उसने कहा, वो अलग बात थी, लेकिन तुम मेरे भाई हो। तब मैं थोड़ा सोचा और फिर बोला, ठीक है दीदी, अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो छोड़ दो, मैं फिर कभी इस बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम थोड़ी कोशिश करोगी